नमस्कार मित्रों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रीतिबद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी के बारे में। चिंतामणि त्रिपाठी जी हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इस क्लास से महत्वपूर्ण प्रश्न बनने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। इनका जन्म है 1600 ईस्वी में हुआ। तो कहीं कहीं आपको 1609 या 1607 मिल सकता है, लेकिन 1600 बिल्कुल सही है। अगर 7 और 1600 दोनों आएंगे तो जो प्रश्न है वो डिलीट हो जाएगा। तो 1600 आप सही माने। डॉक्टर नगेंद्र ने इनकी जन्म तारीख है वो 1600 ईस्वी मानी है। जन्म स्थान है वो है तिकवामपुर गांव है वो कानपुर ज़िले में। ये इनका जन्म स्थान है। पिता है रत्नाकर त्रिपाठी। तो इतना आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे इनकी रचनाओं के बारे में। तो इनकी रचनाएं वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इनको महत्वपूर्ण मानकर आपको याद करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, तो ये दोनों ध्यान रखनी है, काव्य विवेक और काव्य प्रकाश। अगली है रस विलास, श्रृंगार मंजरी या रस मंजरी भी मिल सकता है, कहीं कहीं आपको रस मंजरी मिलता है। एक रस मंजरी भी इनकी वो डॉक्टर बच्चन सिंह ने रस मंजरी भी बताई है। तो ये डॉक्टर नगेंद्र ने श्रृंगार मंजरी भी बताई है। तो चौथी रचना श्रृंगार मंजरी। पाँचवीं छंद विचार पिंगल। छठी रामायण। और सातवीं कवि कुल कल्पतरु। वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, और ये इसलिए रचना है कि इनसे मिलती जुलती बहुत सी रचनाएं हैं। और चिंतामणि त्रिपाठी की प्रसिद्ध रचना है कौन सी? कवि कुल कल्पतरु। और इनसे मिलती जुलती रचनाएं बहुत सी है, इसलिए यहाँ कंफ्यूज भी बहुत होता है। तो नीचे मैंने लिखा है कि मिलती जुलती रचनाएं वो रचनाएं जो कवि कुल कल्पतरु से मिलती जुलती है। पहली देखो, कवि कुल कंठाभरण, ये दुल्हा जो कवि है उन्होंने लिखा। काव्य कल्पद्रुम सेनापति, कवि कंठाभरण क्षेमेंद्र, और कवि कुल कल्पद्रुम तो श्रीपति की। ये चारों रचनाएं इंपॉर्टेंट है, और ये कवि कुल कल्पतरु से मिलती जुलती है। तो यहाँ आपको दे देंगे कि कौन सी एक रचना चिंतामणि त्रिपाठी की है, और चार रचनाएं इनसे मिलती जुलती दे देंगी। तो यहाँ से बहुत ही शानदार प्रश्न बनने की संभावना है। आगे देखो, अगले देखो, रस विलास रस विवेचन ग्रंथ है। जो रस विलास है ये किस प्रकार की रचना है? रस विवेचन रचना है, यह आपको ध्यान रखना है। छंद विचार पिंगल के अंतर्गत प्राकृत पेंगलम और भटकेदार के व्रत रत्नाकर के आधार पर कृष्ण का चरित्र वर्णन किया गया है। किस में? छंद विचार पिंगल में। छंद विचार पिंगल में, तो ये ध्यान रखना आपको। आगे देखो, विशेष तथ्य, वो तथ्य जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप हिंदी साहित्य का कोई भी परीक्षा दे रहे हो, सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। ये विशेष तथ्य देखो। पहला तथ्य देखो, भूषण मतीराम और जटाशंकर इनके भाई थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे कौन सा एक कवि है या कौन सा एक इनका भाई नहीं है। किसकी? चिंतामणि की। भूषण मतीराम जटाशंकर, और चौथा दे देंगे और आपको पूछ लेंगे। अगला देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो कथन है, नागपुर के भोंसला राजा मकरंद शाह के दरबार में रहकर रचनाएं लिखती थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछा जा सकता है कि रीतिकाल का कौन सा कवि भोंसला राजा मकरंद शाह के दरबार में रहते थे। वो तो चिंतामणि त्रिपाठी है। या चिंतामणि त्रिपाठी किस एक राजा के दरबार में रहते थे, तो आपको बिल्कुल ये लिखना है। और यहाँ से बिल्कुल प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं, फिर पूछा जा सकता है। चार कथन दे देंगे लंबे लंबे आपको कि चिंतामणि त्रिपाठी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो ये प्रत्येक कथना इंपॉर्टेंट है, आप महत्वपूर्ण मान को इनको याद करें। बार बार क्लास को देखें, नहीं आप खुद इनको देख कर नोट्स बना ले। ये दारा सिको शाहजहाँ, जो मुग़ल बादशाह शाहजहाँ, और शाहजी भोंसला के आश्रय में रहे। तो तीन है, इन तीनों के आश्रय में रहे। चौथा नाम देकर पूछ लेंगे कि चिंतामणि त्रिपाठी किसके दरबार में नहीं रहे।
तो यहाँ उनको प्रश्न बनाने में सुविधा रहेगी और आपके लिए भी ये जटिल हो जाएगा कि किसके आश्रम में नहीं रहे। तो इन 3 के आश्रम में रहे, दारा सिकोह, शाहजहाँ और शाहजी भोंसला के दरबार में। आगे देखो कवि कुल कल्पतरु अधिक प्रसिद्ध है। ऊपर मैंने जो रचनाएं बताई उनमें आया था। इस ग्रंथ में काव्य शास्त्र के सभी अंगों का सन्निवेश है, यानी सब अंगों का विवेचन इसमें है। तो ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये कथन। इस ग्रंथ के निर्माण में मम्मट, विश्वनाथ और धनंजय और भानु मिश्र आदि ग्रंथों की सहायता ली है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि कवि कुल कल्पतरु में किस एक रचना का आश्रय नहीं लिया गया है। तो ये चौथा कथन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई कथन नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। 5वां देखो, काव्य के सभी अंगों के निरूपण का मार्ग सर्वप्रथम हिंदी में इन्होंने ही चलाया। सभी अंग, काव्य के सभी अंगों का जो मार्ग है सर्वप्रथम किसने चलाया? चिंतामणि त्रिपाठी ने। हिंदी में इन्होंने चलाया, इनकी भाषा ब्रज विशुद्ध थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि सभी काव्य अंगों का विवेचन सर्वप्रथम चिंतामणि त्रिपाठी के यहाँ मिलता है। वहाँ कथन में केशवदास भी मिल सकता है आपको। आगे देखो 6ठा कथन, चिंतामणि कहीं कहीं अपना नाम मणिमाल भी रखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं कि रीतिकाल का कौन सा कवि अपना नाम मणिलाल भी अपनी रचनाओं में लिखते थे कहीं कहीं? तो वो है चिंतामणि त्रिपाठी। आगे देखो 7वां कथन, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की अखंडित परंपरा की शुरुआत चिंतामणि त्रिपाठी से मानी है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल की अखंडित परंपरा की शुरुआत किससे मानी है? चिंतामणि त्रिपाठी से। 8वां कथन देखो, आचार्य शुक्ल जी लिखते हैं कि केशव के लगभग 50 वर्षों बाद चिंतामणि त्रिपाठी से चलने वाली परंपरा अखंडित तो थी, साथ ही साथ केशव के से भिन्न आदर्शों को लेकर चली। ये कथन देखकर पूछ लेंगे कि किस विद्वान ने कहा है ये कथन? तो ये आचार्य शुक्ल जी ने कहा है कि चिंतामणि त्रिपाठी के 50 साल बाद में कौन हुए? केशवदास के 50 साल बाद चिंतामणि हुए ने। तो ये कथन इंपॉर्टेंट है। 9वां देखो, बाबू रुद्र शाही सोलंकी, शाहजहाँ जो बादशाह मुगल और जेंदी अहमद ने इनको बहुत दान दिए। तो पूछ सकते हैं किसने एक है वो चिंतामणि त्रिपाठी को दान नहीं दिया है? तो 3 ये है, चौथा कोई दूसरा दे देंगे। अगला देखो 10वां कथन, ये हिंदी के पहले रसवादी और ध्वनिवादी आचार्य। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं कि हिंदी के पहले रसवादी और ध्वनिवादी आचार्य कौन है? केशवदास या कौन है ये, या कथन दे देंगे किसके संबंध में है? तो चिंतामणि के संबंध में। अगला देखो, मिश्र बंधु ने पूर्व अलंकार काल में चिंतामणि त्रिपाठी को सबसे बड़ा आचार्य माना। वेरी इंपॉर्टेंट, किसने माना है? मिश्र बंधु ने। किसको माना है? चिंतामणि को। और उत्तर अलंकृत काल में भिखारीदास को। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। 12वां कथन देखो, चिंतामणि त्रिपाठी के स्रोत ग्रंथ हैं, यानी कौन से स्रोत ग्रंथ है जिनका सारा इन्होंने अपने काव्य में लिया है? तो ये ध्यान देखो आप, स्रोत ग्रंथ है। पहला देखो भानुदत्त की रसमंजरी, इसमें रस से संबंधित जो जानकारी है वो भानुदत्त रसमंजरी से चिंतामणि ने लिया। आपे दीक्षित का कुवलयानंद, इससे अलंकार संबंधी जानकारी है वो चिंतामणि त्रिपाठी ने ली। और जयदेव का चंद्रालोक, यहाँ से भी अलंकार संबंधी जानकारी चिंतामणि त्रिपाठी ने दी। तो यहाँ प्रश्न बनेगा, निम्नलिखित में से कौन से एक ग्रंथ से चिंतामणि त्रिपाठी ने वो अपना साहित्य स्रोत ग्रहण नहीं किया है? तो 3 तो ये दे देंगे, चौथा कोई और दे देंगे। तो इन तीनों से है वो साहित्यिक स्रोत के रूप में इनका सहारा लिया है। आगे देखो, ऋतिक ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः ऋतिकाल का प्रारंभ इन्हीं से माना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कथन कहा है। तो प्यारे दोस्तों, मेरी हर क्लास इंपॉर्टेंट है और प्रमाणिक बुकों से हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। बहुत ही उपयोगी है मेरे वीडियो है, वो भले ही छोटे हो लेकिन गागर में सागर भरने का काम करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगली क्लास का आप इंतज़ार करिए। अगली क्लास हमारी होगी केशवदास जी के संबंध में। तो प्यारे दोस्तों, मैं इस क्लास को यहीं विराम देता हूँ। प्यारे दोस्तों, मेरे पहले की क्लासें आप ज़रूर देखें, वो भी काफ़ी आपको महत्वपूर्ण साबित होगी। वीडियो की क्वालिटी भले ही कमज़ोर हो, लेकिन मेरी
पढ़ाने में मेरी क्लास में कोई कमी नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं इस क्लास को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।